अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम अस्लान तारिक है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है कि इन्वेंट्री क्या होती है और उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसको किस तरह इशू किया जाता है, किस तरह बाई किया जाता है। बेसिकली ये हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर 8 में ये टॉपिक हमारा एक्सप्लेन्ड है इन्वेंट्री से रिलेटेड। अब इन्वेंट्री को सबसे पहले पढ़ते हैं कि इन्वेंट्री क्या होती है। इन मर्चेंडाइजिंग कंपनीज इन्वेंट्रीज कंसिस्ट ऑफ ऑल गुड्स ओन्ड एंड हेल्ड फॉर सेल टू कस्टमर। सारी वो चीज़ें जो कस्टमर को सेल करने के लिए परचेज की जाती हैं उसको इन्वेंट्री कहते हैं फॉर सेल पर्पस। इन्वेंट्री इज एक्सपेक्टेड टू टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द कंपनी ऑपरेटिंग साइकिल। वो इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट होती है, वो इन्वेंट्री जो वो चीज़ जो हमारी विद इन द अकाउंटिंग पीरियड हमारा सेल के लिए सेल हो जाती है उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। इन बैलेंस शीट इन्वेंट्री इज लिस्टेड इमीडिएटली आफ्टर अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, डायरेक्टली हमारी जो इन्वेंट्री बैलेंस शीट में नोट की जाती है वो की जाती है आफ्टर अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि अकाउंट्स रिसीवेबल भी इटसेल्फ एक इमीडिएट सोर्स है कैश के, और इन्वेंट्री इज आल्सो इमीडिएट सोर्स ऑफ कैश। तो इस वजह से वो अकाउंट्स रिसीवेबल के फ़ौरन बाद इन्वेंट्री हमारी नोट की जाती है। अब इन्वेंट्री इश्यूएंस के कुछ मेथड्स हैं। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मेथड यूज़ करती हैं। हम इन वन बाय वन इन तीनों मेथड्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहला मेथड जो हमारा उसमें आ जाता है वो होता है एवरेज कॉस्ट मेथड। एवरेज कॉस्ट मेथड, सेकंड आता है हमारा फाइफो मेथड, और थर्ड हमारा आता है लाइफो मेथड। अब मेथड्स ये कैसे, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? इसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है कि सबसे पहले हम अगर देखें एवरेज मेथड, तो एवरेज मेथड वो मेथड होता है, लेट्स सपोज मैं एक स्टोर की, एक वेयर हाउस की एग्जांपल देता हूँ। वेयर हाउस है एक, उसमें हमने जैसे जैसे चीज़ें बाय करते रहते हैं उसमें स्टोर करते रहते हैं। अब उस स्टोर का, उस वेयर हाउस का एक बैक एरिया होता है, एक फ्रंट एरिया होता है। फ्रंट एरिया वो होता है जो डोर होता है जिससे हम चीज़ें इन करते हैं स्टोर में। अब ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम चीज़ें स्टोर करेंगे, सबसे पहली जो हमारा बॉक्स आएगा वो हम पिछले कॉर्नर कॉर्नर में रखेंगे, फिर करते 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 हम उसको डोर तक फिल करेंगे स्टोर को। अब एवरेज मेथड में क्या होता है, अब लेट्स सपोज कि एक चीज़ हमने, एक कॉटन, एक बॉक्स हमने बाय किया है किसी भी चीज़ का $1000 की कॉस्ट पे। जो सेकंड है उसके बाद हमने किया है बाय, वो $800 पे किया है। जो थर्ड है हमने वो किया है $500 पे। अब ऑफ कोर्स उन तीनों की कॉस्ट डिफरेंस डिफरेंट है। जब हम इशू करेंगे स्टॉक, तो एवरेज मेथड में क्या होगा, उन तीनों मेथड्स, तो इन तीनों स्टॉक की प्राइसेस को प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट करके, तो उस प्राइस पे हम क्या करेंगे, उसको इशू करेंगे। अब होता क्या है, लेट्स सपोज मैं इसकी अगर एक एग्जांपल लूँ, एग्जांपल यही है कि फर्स्ट जो हमने स्टॉक परचेज किया है वो $1000 का है। ठीक है, कंपनी ने उसी टाइम क्या किया, 1000 जो डॉलर है उसकी जो कॉस्ट थी, उसकी जो यूनिट्स थे वो थे 500 यूनिट्स। ठीक है, पर यूनिट जो कॉस्ट होगी वो $2 होगी। ठीक है, कंपनी क्या करती है कि जैसे जैसे फर्दर स्टॉक बाई करती रहेगी, तो उस पे वो अपनी डिफरेंट कॉस्ट को एवरेज लेती रहेगी। ठीक है, लेट्स सपोज के फर्स्ट $1000 की कॉस्ट पे लिया, सेकंड जो उसकी उसने स्टॉक बाई किया वो है $500 पे या $800 पे। तो उसी टाइम कंपनी क्या करेगी, अपनी जो 1000 वाली उसकी कॉस्ट है और $800 वाली उसकी कॉस्ट है, उसको मर्ज करके नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर देगी ताकि उसकी एवरेज इश्यूएंस कॉस्ट आ जाए। ठीक है, और इसी तरह फिर जब थर्ड बॉक्स परचेज करेगी, तो उस पे उसकी उसको भी फिर इमीडिएटली उसी जो अपने पिछले दो उसने बॉक्सेस बाय किए होंगे उसमें उसकी कॉस्ट प्लस करके इसके जो नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे इसको डिवाइड करके इसकी एवरेज निकालेगी। इसको बेसिकली मूविंग एवरेज मेथड भी कहा जाता है। ये बेसिकली परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में हमारा यूज होता है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में हमने जैसे पढ़ा था कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में वन बाय वन जैसे चीज़ें खरीदते रहते हैं उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एवरेज कॉस्ट मेथड। इट मीन्स कि तीन चीज़ें हमने डिफरेंट कॉस्ट पे बाई किए हुए हैं, उन तीनों की डिफरेंट कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करके उस कॉस्ट पे हम उस चीज़ को हम सेल कर देंगे। ये बेसिकली हमारी एवरेज कॉस्ट मेथड है। इसमें
ये एक कंपनी की एग्जांपल दी हुई है, इसमें वो एक डिफरेंट यूनिट्स पहले बाय करता है, ठीक है, डिफरेंट कॉस्ट पे, फिर फर्दर आगे और यूनिट बाय करता है डिफरेंट कॉस्ट पे, उनकी एवरेज लेके तो उसकी जर्नल एंट्री ये पास करता है, फिर उस एवरेज कॉस्ट पे यूनिट्स को लेके उसको सेल करता है जो उसकी एवरेज कॉस्ट बन रही होती है। ये इसकी एक एग्जांपल है। एग्जांपल में वो कहता है कि कंपनी ने जनवरी 5 को 2 यूनिट्स परचेज किए 1000 ईच की कॉस्ट पे, उसकी टोटल कॉस्ट हो गई $2000। उसके बाद फरवरी 5 पे वो 3 यूनिट्स और बाय करता है $1200 पे, उसकी टोटल कॉस्ट है $3600। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि एक कॉटन वो $1000 पे परचेज करता है, देन वो सेकंड कॉटन परचेज करता है $800 पे। इसी तरह इस एग्जांपल में पहले वो 2 यूनिट्स $2000 के परचेज करता है, फिर वो 3 यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट कॉस्ट पे डिफरेंट टाइम में $3600 के बाय करता है। अब इसकी एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, हमने ये $200 और $2000 और $3600 को हमने प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लस किया $2000 एंड $36,000, इसकी टोटल बन जाएंगे हमारे $5600, ठीक है। इसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट्स पे, पहले हमने 2 यूनिट्स बाय किए थे, फिर 3 यूनिट्स बाय किए थे, टोटल 5 यूनिट हो गए। इसको हमने टोटल कॉस्ट जो हमारी 5600 इसमें आनी चाहिए, इसको डिवाइड 5 किया तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई $1120। तो अब जब कंपनी आगे जो भी सेल करेगी तो वो एवरेज कॉस्ट पे करेगी। तो ये बेसिकली हमारा क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट मेथड आ गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। लास्ट इन का क्या मतलब है, जिस तरह मैंने बताया कि जो पहले हमने परचेज किया था वो $1000 का परचेज किया था, सेकंड हमने परचेज किया है वो $800 पे परचेज किया है, ठीक है। तो अब कंपनी लाइफो मेथड में क्या करती है, जो लास्ट इन हुआ है डोर डोर से वो था $800 पे, ठीक है, $800 उसकी कॉस्ट थी। तो लाइफो मेथड में कंपनी वो स्टॉक जो इशू करेगी पहले $800 वाला इशू करेगी क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट, और देन वो क्या करेगी, वो जो $1000 वाला उसका स्टॉक है अगर उसको और इशूंस करनी है तो वो $1000 में से इशू करेगी स्टॉक। दिस इज लाइफो मेथड, ठीक है। थर्ड में हमारा इसमें आ जाता है फाइफो मेथड। फाइफो मेथड में बेसिकली कंपनी क्या करती है कि फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं जो मैंने एग्जांपल आपको दी है कि एक चीज बाय करता है $1000 पे जो पहले बाय करता है, सेकंड जो चीज बाय करता है वो $800 पे करता है, ठीक है। अब फर्स्ट इन कौन सी हुई है, वो $1000 वाली हुई है। उस $1000 वाली जो हमारी परचेज होंगी उसको हम पहले सेल करेंगे। फर्स्ट इन मतलब कि स्टोर के अंदर वेयर हाउस के अंदर जो चीज़ पहले आई है उसको पहले निकालना है। ये बेसिकली 3 मेथड्स हमारी कंपनीज यूज़ करती हैं, ठीक है। इन 3 मेथड्स पे ही सारी उनकी इश्यूज होती है। डिफरेंट कंपनीज कोई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आउट करती है, फाइफो करती है, कोई लाइफो करती है, कोई एवरेज कॉस्ट मेथड करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अब प्लांट क्या है और टेंजिबल एसेट्स क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स क्या है, ठीक है। इसमें हमारा आ जाता है मेजर कैटेगरीज ऑफ प्लांट एसेट्स। अब प्लांट एसेट में 3 मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा टेंजिबल प्लांट एसेट। टेंजिबल प्लांट एसेट वो एसेट होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये मेरा एक एसेट है, ठीक है, इसको हम फिजिकल टच कर सकते हैं। दिस इज एन टेंजिबल एसेट जिसको हम फिजिकल टच कर सकते हैं, जिसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, चेयर ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, बिल्डिंग ले सकते हैं जिसको हम छू सकते हैं, दैट इज टेंजिबल एसेट। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसमें हमारी एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल आ जाती है गुडविल। एक अच्छी साख जो कंपनी की होती है उसको हम देख भी नहीं सकते, हम उसको छू भी नहीं सकते, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं, दैट इज इनटेंजिबल एसेट, ठीक है, जिसको हम छू नहीं सकते। पेटेंट आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी हैं, जिस तरह हमारा कोयला है, इट्स वो नेचुरल रिसोर्सेज है। उसके हम अलावा हमारे डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जो ज़मीन से, लैंड से एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, ठीक है। हमारा ऑयल आ गया, वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। अब ड्यूरिंग द टाइम ये जो हमारे एसेट्स होते हैं ये लाजमी बात है इनकी लाइफ ख़त्म भी तो होती है। एक चेयर है वो उसकी ज़्यादातर लाइफ कितनी होगी, वो 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, 10 साल में उसने ख़त्म हो जाना है। तो इस प्रोसेस को बेसिकली बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। जब टेंजिबल एसेट वक्त के साथ साथ
ख़त्म होता रहता है, अपनी कॉस्ट में शामिल होता रहता है। जब एसेट कॉस्ट बनती है तो वो हमारा डेप्रिसिएशन होती है। लेट्स सपोज हमने 1000 की चेयर बाई की, विद टाइम वो डेप्रिसिएट होते होते कम होते होते हमारी 200 की बच गई है, तो वो हमारी क्या हो गई, डेप्रिसिएशन होगी। तो ये वक्त के साथ जो उसके एसेट में कमी आती है, कॉस्ट बनती है, तो वो हमारी डेप्रिसिएशन होती है। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि अ प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ एसेट टू एक्सपेंस ओवर द एसेट्स यूजफुल लाइफ। अब एसेट की 10 साल लाइफ है, जैसे जैसे वो एक साल साल बाय साल कम होती रहेगी, वो कॉस्ट में शिफ्ट होती गई। जब डेप्रिसिएट होता है तो वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होता है। डेप्रिसिएशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन। हम इसको वैल्यूएशन नहीं कह सकते। वैल्यूएशन का मतलब आपको पता है कि एक चेयर है, वो हाफ रह गई है, ठीक है, हाफ वो डेप्रिसिएट हो गई, खराब हो गई है, टूट गई है, ठीक है, हम उसको उसकी नई कॉस्ट लिखने के लिए उसको वैल्यूएशन का नाम नहीं दे सकते कि हम ऐसे कहें कि 500 की डेप्रिसिएट हो गई है तो 500 की चेयर खराब हो चुकी है और 500 जो है वो हम नोट करके तो हम कहें कि ये एसेट वैल्यूएशन है। दिस इज नॉट एसेट वैल्यूएशन, दिस इज डेप्रिसिएशन। वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। एसेट वैल्यूएशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एलोकेशन, नॉट अ प्रोसेस ऑफ एसेट वैल्यूएशन, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद हमारा बुक वैल्यू आ जाती है। व्हाट इज बुक वैल्यू? बुक वैल्यू इज दैट अमाउंट, ठीक है, जो हम जिस अमाउंट पे हम चेयर बाय करते हैं, 1000 की बाय की, अपनी बुक्स में मेंटेन कर ली, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू, ठीक है। जब वो डेप्रिसिएट होने के बाद एक सैल्वेज बच जाती है, एक कबाड़ के खाते में जो बच जाती है, जिसकी मतलब कोई वर्थ नहीं होती, हम कहते हैं किसी को दे दें, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे काजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की क्या क्या काजेज हो सकती हैं? डेप्रिसिएशन की ये काज हो सकती है, फिजिकल डिटरेशन हो सकती है कि पड़ी हुई है, किसी ने गिराई है, कोई ऊपर बैठा है तो वो टूट गई है, ये एक उसकी रीज़न हो सकती है। उसके बाद उसकी ऑब्सोलेंस हो सकती है, वो चेयर विद टाइम आउट टू डेट हो जाती है, ठीक है, उसको हम इसको ऑब्सोलेंस में आ जाती है कि लेट्स सपोज अभी एक ट्रेंड चल रहा है अच्छी चेयर्स का, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद उसकी डेट ख़त्म हो जाती है, उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाता है, तो वो उसको भी कंपनी क्या करती है, अपनी एसेट को डेप्रिसिएट कर देती है। अब आ जाता है कि मेथड्स कौन कौन से होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो दो किस्म के मेथड यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड इज एक्सेलरेटेड मेथड, जिससे हम वक्त टू वक्त उसको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहते हैं। एक्सेलरेटेड मेथड मीन के वक्त टू वक्त उसकी डेप्रिसिएशन कम होती रहती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड वो मेथड होता है जिसमें कंपनी क्या करती है कि हर ईयर एक स्ट्रेट परसेंटेज रख देती है कि हमने इतने परसेंट डिक्रीज करना है एसेट। लेट्स सपोज वन चेयर की जो प्राइस है वो $1000 है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली 10 ईयर कंपनी कहती है कि इसकी लाइफ है एसेट की, ठीक है, तो कंपनी कहती है कि हर साल 10% हमारी ये एनुअल डिक्रीज होनी है in the term of depreciation। तो दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज फिक्स मेथड कि हर साल कंपनी ने 100 अपने एसेट में से डेप्रिसिएट करना है। दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। दूसरा हमारा मेथड जो आ जाता है वो आ जाता है एक्सेलरेटेड मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है कि लेट्स सपोज हमने हर साल 10% डेप्रिसिएशन एनुअल चार्ज करनी है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्या मतलब है? फर्स्ट ईयर कंपनी ने 1000 की का एसेट है, उसकी 10% डेप्रिसिएशन लेनी है, तो उसकी डेप्रिसिएशन के बाद 900 उसकी फर्स्ट ईयर के एंड पे वैल्यू रिमेनिंग रह जाएगी। तो उस वैल्यू पे जो 900 रहेगी। अब नेक्स्ट ईयर कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ये नहीं कहेगी कि आपने फिक्स $100 ही लेनी है, बल्कि कंपनी कहेगी कि 900 पे 10% लेनी है, जिसकी बनती है अमाउंट ₹90, वो आपने डिक्रीज करनी है, वो डेप्रिसिएट करनी है। तो इसी तरह थर्ड ईयर जो है वो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन उसमें से लेस करके उसकी जो वैल्यू बच जाएगी बुक वैल्यू, उसका
10% लेना है। ये इसे बोलते हैं एक्सीलरेटेड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वक्त के साथ साथ वो उसकी डेप्रिसिएशन रिड्यूस होती रहती है। तो ये हमारे बेसिकली दो मेथड्स थे। और इसके बाद आ जाता है ये स्ट्रेट लाइन मेथड की एक एग्जांपल है। ये इसका फॉर्मूला है, कॉस्ट में से हमने रेसिडुअल वैल्यू लेस करनी है। रेसिडुअल वैल्यू मैंने आपको बताई है कि जो सैल्वेज वैल्यू होती है उसको आपने 1000 का हमने लिया, हम कहते हैं 200 उसकी सैल्वेज वैल्यू है कि एंड में वो 200 का बच जाएगा। डिवाइडेड बाय ईयर्स ऑफ लाइफ, हमने बताया कि 5 साल की लीज पे या 5 साल की डेप्रिसिएशन पे हमने इसको लेना है। तो 17,000 लेट्स सपोज इस एग्जांपल में उसने दिया है कि उसकी कॉस्ट थी $2000, हमने उसकी सैल्वेज वैल्यू बचा दी है। ठीक है, 5 ईयर्स पे उसको डिवाइड करना है तो 3000 पर ईयर डॉलर जो उसकी वो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी है। तो ये बेसिकली उसने नीचे स्ट्रेट मेथड का उसने वो दिया हुआ है, एक एग्जांपल दी हुई है कि 15,000 को इस तरह हमने फर्स्ट ईयर 3000, ठीक है, ये स्ट्रेट सारी स्ट्रेट हर ईयर वो डेप्रिसिएट हो रही है। अब आ जाता है डेप्रिसिएशन फॉर फ्रैक्शनल पीरियड। फ्रैक्शनल पीरियड का क्या मतलब है? फ्रैक्शनल पीरियड का क्या मतलब है कि कंपनी लेट्स सपोज यकम जुलाई को एसेट बाय करती है, ठीक है, और उसने एनुअल कैलकुलेशन करनी है स्ट्रेट लाइन के थ्रू, ठीक है, कि एनुअल कंपनी ने स्ट्रेट लाइन के थ्रू 10% डेप्रिसिएशन लेनी है या उसमें से डिडक्ट करनी है। तो कंपनी का जो यकम जुलाई से लेके 31 दिसंबर का जो पीरियड होगा, 6 मंथ का पीरियड, दैट इज फ्रैक्शन। कंपनी पहले साल क्या करेगी, 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी, देन आगे वो पूरे पूरे साल की डेप्रिसिएशन को अपनी कंसिडर करेगी। ये से लेट्स सपोज ये एग्जांपल दी हुई है इसने, $15,000 उसकी कॉस्ट थी, ठीक है। पहले साल की जो उसने पूरे साल की बनती है वो ये डेप्रिसिएशन बनती है, फिर उसने उसको 1/2 कर लिया क्योंकि हाफ ईयर की वो पहले साल चार्ज करनी चाहती है, क्योंकि यकम जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक टोटल हाफ ईयर बनता है जिसकी 1500 उसकी फ्रैक्शन पीरियड की डेप्रिसिएशन बनती है। देन वो नेक्स्ट ईयर स्ट्रेट लाइन के थ्रू पूरे पूरे साल की 3000 वो अपनी लेगी डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शनल पीरियड के थ्रू आ जाता है। उसके बाद आ जाता है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के थ्रू एक और इसमें टर्म यूज होती है, एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट। अब समटाइम कंपनी क्या करती है कि कंपनी कहती है कि 100% नहीं, 150% जो उसकी डेप्रिसिएशन रेट है ना, आपने उतनी परसेंटेज लेनी है। लेट्स सपोज कंपनी कहती है 10% आपने एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, लेकिन उस परसेंटेज का 150% आपने डेप्रिसिएशन रेट लेना है, ठीक है। अब उसका 150% क्या, वो 100% 10% हो गई, और जो 150% है वो टोटल बन गई 15%। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15% एनुअली उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज देंगे, rather देन कि आप 10% करें, क्योंकि ये 150% है। उसके बाद आ जाता है हमारा यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड। यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड वो है कि आप जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उस पे उस हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। इसका एक फार्मूला है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ये स्ट्रेट लाइन वाला सेम फार्मूला है, सिर्फ आपने नीचे इसको डिवाइड करना है। वहाँ पे हम डिवाइड करते थे नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ लाइफ पे, यहाँ पे हमने करना है एस्टिमेटेड यूनिट ऑफ आउटपुट्स। मतलब कि जितना कंपनी टाइम के साथ साथ यूनिट्स प्रोड्यूस करती रहेगी उतने यूनिट्स पे वो डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। ये यहाँ पे ये यूनिट्स आउटपुट, लेट्स सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि एक गाड़ी है, एक ट्रक है, वो 1 लाख माइल्स चलेगा तो उस पर ये डेप्रिसिएशन होगी। इसका मतलब है कि आउटपुट से उसकी डेप्रिसिएशन या वो चेंज होता रहता है, जितनी आउटपुट होगी उतनी उसकी ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगी। तो ये मेथड कहता है ये द यूनिट्स ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो आ जाता है वो है नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शेयर होल्डर्स की इक्विटी क्या होती है, पेड इन कैपिटल क्या होता है, कॉर्पोरेशन क्या होती है। बेसिकली शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी होती है ये बैलेंस शीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बैलेंस शीट में जो राइट हैंड साइड लायबिलिटी साइड्स एंड पे जो आ रही होती है वो सारा ओनर्स इक्विटी का पोर्शन बैलेंस शीट में आ रहा होता है, जिसके ऊपर सारी कंपनी की वर्थ होती है, ठीक है। अब उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेशन क्या होती है। कॉर्पोरेशन बेसिकली इज अ फॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चॉइस ऑफ मैनी बिजनेसेस, ठीक है। डिफरेंट बिजनेस किसी की चॉइस है, लार्ज एंड स्मॉल, बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। द ओनर्स ऑफ कॉर्पोरेशन आर कॉल्ड स्टॉक होल्डर। उन जो ऑर्गेनाइजेशंस के ओनर्स होंगे वो हमारे आ जाते हैं स्टॉक होल्डर्स, उनको कंसिडर किया जाता है। तो उनको कहा जाता है कि वो स्टॉक होल्डर्स है क्योंकि वो स्टॉक को होल्ड कर रहे होते हैं। इन मैनी स्मॉल कॉर्पोरेशंस देयर आर ओनली वन और टू स्टॉक होल्डर्स, ठीक है। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, छोटी कॉर्पोरेशन होती हैं, उसमें एक या दो स्टॉक होल्डर्स होते हैं, बट इन लार्ज कॉर्पोरेशन सच एज IBM एंड
एंड टी देयर आर लिटरली मिलियंस ऑफ स्टॉक होल्डर्स। जो बड़ी कंपनीज है, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनके मिलियंस में होते हैं, स्टॉक होल्डर्स होते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल कॉमन सी हम अपने कंट्री में ले लें, तो किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ले लेते हैं, सैफ ग्रुप की ले लेते हैं। सैफ ग्रुप की जो स्टॉक शेयर्स हैं वो लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट लोग बाई करते हैं डेली बेस पे, वो सारे स्टॉक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। मिलियंस में होते हैं, क्योंकि हर बंदा कोई 10 शेयर परचेज करता है, कोई 100, कोई 1000, कोई मिलियन, तो वो डिफरेंट जो हमारे स्टॉक होल्डर्स उसमें खा जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि a corporation is a form of business organization that is recognized under the law as separate legal entity। जो हमारे कॉरपोरेशन होती है वो एक हमारा बिजनेस का लॉ होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं विद राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर। जिसके अब देखें, एक बिजनेसमैन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बिजनेसमैन, ठीक है, और ओनर, बिजनेस और ओनर इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। अब जो ओनर है वो जब अपने बिजनेस कर रहे होते हैं तो ही इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, वो ओनर नहीं होता, ठीक है। तो उसके राइट्स अलग होते हैं ओनर के, ठीक है। वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं उसके राइट्स अलग होते हैं। तो ये सारे राइट्स जो है वो उसकी एक बॉडी होती है, एक एंटिटी होती है बिजनेस वाली, वो उसको डिफाइन करती है कि इस ओनर की ये राइट्स हैं, ये नहीं। उसके बाद आता है द एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेशन बिलोंग्स टू कॉर्पोरेशन इटसेल्फ, नॉट टू स्टॉक होल्डर। द कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन डेट्स एंड मस्ट पे इनकम टैक्स ऑन इट्स अर्निंग, ठीक है। एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, अ कॉर्पोरेशन हैज स्टडी इन काउंट, ठीक है, कोड, इट में एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट में सू एंड बी सूड एज इफ इट वर अ पर्सन, ठीक है। ये यही कहता है कि लीगल एंटिटी में वो ये एक्सेप्ट करता है कि अगर जो हमारे डेट्स होंगे उसको पे करने के लिए उसकी लायबिलिटी होगी, वो उसने पे करने ही करने हैं। वो कोर्ट से उस पे केस हो भी सकता है, वो कोर्ट में केस कर भी सकता है। ये सारी चीज़ें लीगल जो है उसकी उसमें इंक्लूडेड होती हैं कि यार ये करना है और ये नहीं करना, ठीक है। वो सारा एक लॉ बना होता है एंटिटी। उसके बाद आ जाता है हमारा पेड इन कैपिटल ऑफ कॉर्पोरेशन। कहता है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी ऑफ कॉर्पोरेशन इज नॉर्मली इंक्रीज्ड in one of two ways: from contribution by investor in exchange of capital stock called paid in capital or contributed। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि स्टॉक एक्सचेंज में जिन्होंने शेयर लिए हुए हैं वो पेड इन कैपिटल होता है, कि डिफरेंट लोग आके इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं उस पे स्टॉक एक्सचेंज पे और कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल from the retention of profits earned by a corporation over the time called retained earning। बेसिकली पेड इन कैपिटल वो होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज पे डिफरेंट लोग आके बाई करते हैं शेयर्स, ठीक है, उस पे उनको डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। एज प्रीवियसली notice our focus in this chapter is primarily on issue related to parent capital। In chapter 12 we shift our attention to contribution and retain earning, ठीक है। इसका ये होता है कि समटाइम प्रॉफिट लेने के बाद स्टॉक होल्डर्स डिविडेंड लेने के बाद कहते हैं कि हमने ये पैसा निकालना नहीं है, हमें दोबारा इन्वेस्ट करना है, तो वो उसमें इन्वेस्ट ही किए रखते हैं, इसको बोलते हैं रिटेन्स अर्निंग। अब आ जाते हैं, हम डिस्कस करेंगे कि ऑथोराइजेशन कैपिटल क्या होता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, और पेड अप कैपिटल क्या होता है, या पेड इन कैपिटल क्या होता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल का ये मतलब है कि एक कंपनी मैक्सिमम उसकी लिमिट है $1 लाख, जब 1 लाख शेयर्स, उससे ज़्यादा वो ऑथोराइज नहीं कर सकते, ठीक है। वो होते हैं उसकी ऑथोराइज की, उसके पास एक अथॉरिटी होती है कि इससे ज़्यादा शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती। और जो पेड अप कैपिटल होता है वो लेट्स इस लिमिट के अंदर अंदर रह के जो वो शेयर लोग बाय करते हैं उसे पेड अप शेयर्स या पेड अप कैपिटल कहते हैं, ठीक है। उस पे फिर क्या होता है, उनको जिन लोगों ने शेयर लिए होते हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड इज अ सेंस के डिविडेंड आप कह सकते हैं एक किस्म का प्रॉफिट होता है जो ओनर्स को मिलता है। उसके बाद आ जाती है पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या होती है, पार और स्टेटेड वैल्यू रिप्रेजेंट द लीगल कैपिटल पर शेयर, कि एक शेयर पे की जो पार वैल्यू उसकी प्राइस क्या होगी एक शेयर की, द अमाउंट ऑफ बिलो विच स्टॉक होल्डर इक्विटी cannot be reduced except by losses from business operations, ठीक है। par value therefore may be regarded as minimum cushion of equity capital existing for the protection of creditors, ठीक है। ये this is par value। उसके बाद हम ये एक एग्जांपल दी हुई है कि कंपनी है वो अपने शेयर्स को इशू करती है एट पार वैल्यू। उसमें वो 50,000 शेयर्स अपने इशू करती है, ठीक है, टू
पर शेयर के अकॉर्डिंग टू उसकी पार वैल्यू है। तो इसकी बेसिकली जनरल एंट्री क्या होगी कि 50,000 शेयर्स हैं, 2 रुपये का एक शेयर है, तो 1 लाख रुपए की शेयर कंपनी क्या करती है, इशू करती है। तो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसके पास कैश आती है, तो कैश जब आती है तो वो अपने पास क्या करती है, कैश को डेबिट करती है 1 लाख रुपीज से। उसके बाद वो क्या करती है, कैपिटल स्टॉक को 20,000 से, यहाँ पे उसने एग्जांपल में क्वेश्चन में लिखा होगा कि 20,000 उसका क्या है, कैपिटल स्टॉक है, और एडिशनल पेड इन कैपिटल 80,000। तो ये इस तरह इसकी अकाउंटिंग या चैनल एंट्री होती है जब कंपनी एट पार इशू करती है शेयर्स। उसके बाद आ जाता है कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक वो होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, प्रेफर्ड स्टॉक्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। The basic type of capital stock issued by every corporation offer is called common stock। ठीक है, कॉमन स्टॉक possesses of traditional rights of ownership, voting rights, कॉमन लोगों के पास voting rights होते हैं, participation and dividends। अच्छा, प्रेफर्ड स्टॉक्स वो होते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्रेफर्ड स्टॉक्स वालों को दिया जाता है, देन वो कॉमन स्टॉक्स वालों को दिया जाता है। और प्रेफर्ड स्टॉक्स वालों के पास ये वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं और कॉमन शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। अब इसकी कुछ प्रेफर्ड स्टॉक की खुसूसियात हैं। परफॉर्मेंस ओवर कॉमन स्टॉक एज टू डिविडेंड्स। अब इनका डिविडेंड, उसको क्या फायदा है, प्रेफर्ड स्टॉक्स वालों को डिविडेंड ज्यादा या फर्स्ट प्रायोरिटी में दिया जाता है। देन cumulative dividend rights, ठीक है, preferred over common stock as to assets and event of liquidation of the company callable at option of corporation, no voting power। ठीक है, ये कुछ उसकी कॉमन स्टॉक होल्डर की कुछ खुसूसियात है। उसके बाद आ जाता है हमारा बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। अब उसकी बुक वैल्यू कैसे कंसिडर होगी, अब यहाँ पे है बिकॉज द इक्विटी ऑफ ईच स्टॉक होल्डर्स इन अ कॉर्पोरेशन इज डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ही और शी ओन्स। ठीक है, वो कितने शेयर ओन करती हैं, एज अकाउंटिंग मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू सम स्टॉक होल्डर्स इन बुक वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। बुक वैल्यू पर शेयर इज अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय ईच शेयर ऑफ स्टॉक। ठीक है, बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे एक स्टॉक होल्डर ने अपनी जिस रेट पे या जिस वैल्यू पे स्टॉक होल्डर ने शेयर बाय किया होता है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। तो इसकी भी अकाउंटिंग में इस तरह ये एग्जांपल दी हुई है एंट्री होगी। उसके बाद मार्केट वैल्यू आ जाती है। अब ऑफ कोर्स बुक वैल्यू जो होती है वो जिस पे बाय किया होता है हमने, वो बुक वैल्यू होती है। अब मार्केट वैल्यू, क्योंकि वो टाइम टू टाइम कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है, तो मार्केट वैल्यू इज लाइक दिस कि जब वो इंक्रीज होगा तो उसकी मार्केट वैल्यू उससे ज्यादा होगी, जब वो डिक्रीज होगा तो उसकी मार्केट वैल्यू उससे कम। ये हमारा टॉपिक यहाँ तक खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 13 है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो बेसिकली हमारी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, जिसके बेस पे ये देखा जाता है कि कंपनी की कितनी लिक्विडिटी है, कितनी कंपनी के पास, कंपनी के कितनी रिसीट्स आई हैं, पूरे साल में कंपनी का कैश फ्लो कितना हुआ है, कैश इन कितना हुआ है और कैश आउट कितना हुआ है। ठीक है, इस में बेसिकली कैश को ही देखा जाता है। The term cash flows includes both cash receipt and payments. In the statement of cash flow, information about cash receipt and cash payment is classified in terms of company's operating activities, investing activities and financing activities. Basically cash flow के 3 parts हैं। सबसे पहला आ जाता है operating activities, then आ जाता है हमारा investing activities and third one आ जाता है हमारा financing activities। 3 टाइप की activities पूरे business में हो सकती हैं जिसपे cash in या out हो सकता है। इसको हम one by one देखेंगे। डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कौन कौन सा डेटा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, उसमें बेसिकली हमें लेट्स सपोज हम बना रहे हैं 2017 18 की कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। उसके लिए हमें 2 बैलेंस शीट रिक्वायर्ड होंगी, एक इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। जिस साल की कैश फ्लो बना रहे हैं उस साल की इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी, 2 साल की बैलेंस शीट, एक प्रीवियस साल की और एक जिस साल की बना रहे हैं। ये 2 बैलेंस शीट्स हमें रिक्वायर्ड होंगी। उस स्टेटस की मदद से हम अपनी कैश फ्लो बना सकते हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि कंपनी में पैसा ज़्यादा आया है या पैसा हमारा ज़्यादा गया है। अब आ जाती हैं इसमें, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनकम स्टेटमेंट में से जो जो चीज़ें उठाई जाती हैं वो हैं स्टार्टेड फ्रॉम सेल्स, पर सेल्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
और स्टार्ट करते करते उसमें जितनी चीज़ें भी आ जाती हैं नेट इनकम तक, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं कैश फ्लो में एज इट इज़ ले लेते हैं। ठीक है, वो कैश फ्लो में हमारी आ गई। उसके अलावा बैलेंस शीट में जो हमारी आते हैं वो आते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट वाला जो हमारा पोर्शन है वो सारा ऑपरेटिंग में आ जाता है। और करंट लायबिलिटीज एक्सेप्ट नोट्स पेएबल, उसमें से नोट्स पेएबल को नहीं पिक किया जाता, क्योंकि नोट्स पेएबल एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आता। अब नीचे मैंने इसके कुछ पार्ट्स लिखे हैं। इसमें बेसिकली इनकम स्टेटमेंट्स की सारी चीज़ें हैं। सेल्स में क्या हो सकते हैं, हमने जो कस्टमर्स को सेल की है उससे कैश रिसीव हुआ है हमें। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। ठीक है, हमने कॉस्ट के अगेंस्ट पेमेंट की है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हमारे हो सकते हैं वो डेली टू डेली वो भी हम पे करते हैं कैश में। डिविडेंड इनकम हमें रिसीव होती है, वो भी हमारा कैश में हमें मिलता है। इंटरेस्ट इनकम भी हमें कैश में मिलती है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो भी हम कैश में पे करते हैं। बेसिकली इसमें एक ही कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि जितनी भी कैश की एक्टिविटीज होंगी वो सारी कैश फ्लो में आएंगी, क्योंकि हम कैश फ्लो में हर चीज कैश से कंसिडर कर रहे हैं कि कितना कैश पूरे पीरियड में हमारे पास गया है, कितना आया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारी ये सारी चीजें आ जाती है। इनकम स्टेटमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स टू नेट इनकम, देन बैलेंस शीट का जो पोर्शन है वो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एक्सेप्ट नॉन नोट्स पेएबल, दैट्स इट। ये सारा डेटा हमारा जिसमें आ जाता है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड हमारे पास आ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग के नाम से जाहिर होता है कि जो कंपनी ने सोर्सेज एसेट्स इन्वेस्ट किए हुए हैं उसकी एक्टिविटीज। अब लेट्स सपोज कि कंपनी के जो बैलेंस शीट का पोर्शन है उसका जो लॉन्ग एसेट्स वाला पोर्शन है वो सारा हमारा कंपनी का इन्वेस्टिंग पोर्शन होता है। इनकम स्टेटमेंट हमने सारी ले ली, करंट एसेट्स सारी ले लिए, खत्म। करंट लायबिलिटी सारी ले ली, खत्म, एक्सेप्ट नोट्स पेएबल। अब बैलेंस शीट में हमारे पास दो पोर्शन बच जाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, या हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो बच जाती हैं। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमें लॉन्ग टर्म एसेट्स वाला पोर्शन रिसीव करना है। ठीक है, और उसके अलावा कोई चीज़ भी नहीं करनी, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिंग का यही मतलब है कि कंपनी ने अपने एसेट्स पे कितना इन्वेस्ट किया है। इसमें आ जाते हैं लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, दीज ऑल आर फिक्स्ड एसेट्स। ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाते हैं। लास्ट वन हमारी आ जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारी बेसिकली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, मैंने आपको बताया कि सारे पोर्शन कवर हो चुके हैं, बैलेंस शीट के भी, इनकम स्टेटमेंट के भी। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो बचता है वो है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पोर्शन। फाइनेंसिंग का क्या मतलब है, कंपनी ने जो बैंकों से फाइनेंस लिया हुआ है, ठीक है, वो हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंसिडर करना है। इसमें हमारी आ जाती हैं ओनर्स इक्विटी आ जाती है। ओनर्स इक्विटी आप कि हमने ओनर्स का पैसा भी होता है क्योंकि वो बिजनेस में आया हुआ है। ठीक है, वो भी हमारी लायबिलिटी है। और उसके अलावा हमने बैंकों से फाइनेंस लिया हुआ है, वो भी हमारी लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली कैश फ्लो का एक ओवरव्यू था। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।